मैं आंखों में हैरानी लिए अपनी बहन की बातें सुन रही थी। मेरी बहन अपनी वो हकीकत बता रही थी जिसकी वजह से वो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर गुजार दिया था। मेरी दीदी और मेरे जीजा दोनों ही काले थे और इस तरह उनके सब बच्चे भी काले रंगत वाले थे। लेकिन फिर आखिर में मेरी दीदी की बेटी हुई जो अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग थी। वो सफ़ेद रंग की गुड़िया लगती थी जो पूरे घर से अलग थी। पूरे गांव वालों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी दीदी और जीजा किसी मंदिर से बच्ची को उठा लाए हैं। मेरी दीदी और जीजा ने सारी जिंदगी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस यही कहा कि हमारी बेटी है। मगर उन्होंने अपनी इस बच्ची को बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा लाड से पाला था। इसके पास कपड़े भी बाकी बच्चों से अलग होते थे। मेरी बहन उससे घर के काम भी नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल करती है। अगर वो बच्ची मिट्टी से भी खेलती तो मेरी बहन उसे गोद में उठा लेती और सारा दिन मेरी दीदी उसे गोद में उठा उठा कर घूमती और अक्सर अपने उस बच्चे को लेकर हवेली में भी जाती रहती जहाँ मेरी दीदी काम करती थी, जबकि वहाँ और बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और मैं भी शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने देखा कि मेरी दीदी बिना किसी वजह ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो, मगर वो कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी। बहन का ये रवैया मेरे दिमाग में कई सवालों को जगह दे रहा था और मेरी बहन अब अपनी बेटी से काफ़ी खींची खींची रहने लगी थी। वो बच्ची जिसका नाम मुस्कान था वो बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के बाद उसके और भी रंग रूप निखर आए थे। उसे देखने वाले उसे दोबारा देखने की इच्छा ज़रूर करते थे। कोई मानने को तैयार ही नहीं था ये मेरी दीदी की बेटी है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया कि मेरी बहन की वो गोरी चिट्टी बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव कह रहा था, सब कह रहे थे आज वही मुंह काला करके भाग गई जिसको सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला था। मैं भी ये बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी दीदी के घर गई थी जहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपनी बेटी मुस्कान को याद कर रही थी। मेरे जीजा भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। लेकिन एक बात मैंने गौर की थी कि मेरी दीदी और जीजा दोनों के ही रंग उड़े हुए थे। कुछ तो ऐसा हुआ था जो वो मुझसे छुपा रहे थे। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस बात ने मुझे शक में डाल दिया। मैं सारा दिन सोचती रही कि मैं दीदी से ये ज़रूर पूछूंगी कि ये सब माजरा क्या है। दिन में तो कोई ना कोई आता रहा। मैंने सोचा रात में दीदी से बात करूंगी। फिर शाम की साई ढलने लगी और जैसे ही मैं उनसे पूछने लगी कि तभी मेरे पति आ गए। मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाना था। मैंने सोचा कि एक दो दिन में आकर पूछूंगी और मैं अपने पति के साथ चली गई थी। मगर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि मेरी सास इस दुनिया से चली गई। हम लोग अपने सास के अंतिम क्रिया कर्म में लग गए थे, लेकिन माँ जैसी सास मुझे छोड़कर चली गई थी और दूसरी तरफ पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। इसलिए ये दीदी वाली बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। मुझे अपनी दीदी से कुछ पूछना था मुस्कान के बारे में। दीदी कभी कभी मेरे पास मुझसे मिलने आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि दीदी काफ़ी परेशान सी है और मेरे जीजा भी खामोश खामोश से रहने लगे थे और दोनों कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते थे। मेरी बहन के बच्चों ने अपने माता पिता के बारे में कुछ बातें मुझे बता रखी थी कि मम्मी पापा रात होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मुझे लगा था कि शायद मेरी दीदी कुछ तो गलत कर रही है, शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुस्कान वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर हम सब दंग रह गए। ये तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक हैं जिन पर उस गांव की सब लड़कियां मरती हैं। जब वो गांव की गलियों से गुजरते हैं तो उन्हें देखकर गांव की आधी लड़कियां अपना दिल थाम कर रह जाती थी। वो बेहद खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद और सफ़ेद रंगत का मालिक था। गांव की सारी लड़कियों के दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात जो हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर उन्होंने इस तरह भागकर शादी क्यों करी मुस्कान से। वो तो इतने बड़े घर का लड़का था। अगर वह एक बार भी अपना रिश्ता भेजता तो मेरी दीदी और जीजा खुशी खुशी मुस्कान की शादी उसके साथ कर देते।
जैसे ही मेरी दीदी ने मुस्कान को छोटे मालिक के साथ देखा तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। वो कहने लगी, हाय मुस्कान, ये तूने क्या गजब कर दिया, तुझे पूरे संसार में एक यही मिला था। दीदी, जो मुस्कान को देखकर थोड़ी खुश हुई थी, अब छोटे मालिक को उसके साथ देखकर उनकी हालत बिगड़ने लगी और इसी तरह रोते रोते वो ज़मीन पर गिर गई थी। दीदी के गिरते ही मुस्कान आगे आई और दीदी को संभालना चाहा, लेकिन मेरे जीजा ने मना कर दिया और मुस्कान को वहाँ से जाने के लिए कहा। सारा गांव आंखें फाड़ कर यह मंजर देख रहा था कि देखो ज़रा इनकी हिम्मत को। सारी ज़िंदगी हवेली में काम किया और उसका नमक खाया, उसी के साथ शादी होने पर कैसे तड़प तड़प कर रो रहे हैं। जीजा ने मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुस्कान रोती हुई घर से चली गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जिन्हें देखकर मेरा भी दिल पिघल गया था। दूसरे ही पल मेरी दीदी की हालत मेरी नज़र के सामने घूम गई। मेरी दीदी की जो हालत हुई थी वो मुस्कान की वजह से ही हुई थी। दीदी को काफ़ी देर तक होश नहीं आया था। शाम हो रही थी, तभी दीदी ने आंखें खोली। पहला सवाल किया कि मुस्कान कहाँ है। दीदी के सवाल का जवाब जीजा जी ने ही दिया। उन्होंने बताया कि वो मुस्कान को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर दीदी ने शिकायत की नज़रों से देखा। फिर भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार यही कहे जा रही थी कि हमसे गुनाह हो गया मुस्कान के पापा, हम लोग कुछ भी ना कर सके, हमसे गुनाह हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और यही सब कहते कहते दीदी फिर से बेहोश हो गई थी। लेकिन मेरा दिमाग तो दीदी की बातों में ही उलझा हुआ था। आखिर दीदी से ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया था जिस पर वो इस तरह रो रही थी और बार बार बेहोश हो रही हैं। मैं उस रात अपने पति से इजाज़त लेकर वहीं पर रह गई थी ताकि अपनी दीदी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्री मुझसे कह रही थी कि ज़रूर दीदी हम सबसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं। गांव वाले काफ़ी देर तक आकर दीदी का हाल चाल पूछते रहे और सबने यही कहा कि इतना बड़ा घर है लड़के का, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा दामाद मिल रहा है। सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम हो कि रो रही हो, सब कुछ किरकिरा कर रही हो। लोगों की बातें सुनकर दीदी फिर से रोने लगती थी और अपने सिर पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगती थी। दीदी की हालत को देखते हुए मैंने फिर किसी और को आने नहीं दिया। जो भी आता मैं उसे यही कह देती कि दीदी सो रही हैं और दीदी के पास बैठे अपने बचपन की और मम्मी पापा की बातें करती रही। हम दोनों बहनों ने सारा दिन काफ़ी बातें की। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। रात होते ही दीदी सबसे पहले लेट गई थी और मैं उसे सोता देखती रही। रात को न जाने कौन सा पहर था कि मैंने दीदी को उनकी चारपाई से उठते हुए देखा। पता नहीं दीदी अपनी चारपाई से उठकर कहाँ जा रही थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेटी रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो कहाँ जा रही हैं और क्या करती हैं। दीदी को जब विश्वास हो गया कि मैं सो रही हूँ तो कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठ गई और अपने पल्लू के साथ लगी हुई चाबी से उसे खोलने लगी। मुझे एकदम से याद आया कि दीदी ने कभी भी संदूक को किसी को हाथ में भी नहीं लगाने दिया था। मैं अब उठ कर बैठ गई थी, लेकिन दीदी का ध्यान अब भी मुझ पर नहीं था। वो मेरी तरफ से पीठ किए हुए बैठी थी, दूसरी तरफ संदूक से कुछ निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि दीदी संदूक में ज़रूर अपने गहने रखती होगी, इसलिए दीदी किसी को भी संदूक को छूने नहीं देती। मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि आखिर ये वो संदूक थी जिसे वो हाथ नहीं लगाने देती थी। इसी तरह मैं चुपचाप लेटी रही और देख रही थी आखिर संदूक में से क्या निकालती हैं। दीदी ने एक एक करके संदूक से सारी चीज़ें निकाली और मैं देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले दीदी ने कुछ कपड़े निकाले थे जो बहुत ही छोटी बच्ची के थे। उसके बाद कपड़ों का साइज़ बड़ा होता गया और सब लड़कियों के कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालना शुरू किया, कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के। इसके बाद तस्वीरों की बारी आई। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि ये सारे कपड़े तो बचपन में मुस्कान पहनती थी और कुछ खिलौने भी थे, लेकिन मैंने कुछ खिलौने कभी मुस्कान के पास नहीं देखे थे। इसके बाद दीदी ने तस्वीरें देखनी शुरू की। शुरू में जो तस्वीरें थी वो भी मुस्कान की ही थी, लेकिन उसके बाद तस्वीरों में एक औरत भी थी और एक और बच्ची थी।
मैं सब देख पा रही थी क्योंकि मैं इतनी दूर भी नहीं बैठी थी कि देख ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे अस्तित्व को पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी वो दूसरा अस्तित्व किसी बच्चे का ही था, लेकिन मेरी पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरी बच्ची कौन है। लेकिन मेरी दीदी और जीजा से काफ़ी मेल खा रही थी। उसका रंग भी वैसा ही सांवला सलोना था जैसा कि मेरी दीदी और बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपने गले से अपना दुपट्टा उतारा और ज़मीन पर फैला लिया और सारा सामान उस दुपट्टे में रखना शुरू किया। साथ साथ में वो इन चीज़ों को चूमती भी जा रही थी और रोती भी जाती थी। फिर दीदी ने सारे सामान की एक गठरी बनाई और जैसे ही मेरी तरफ पलटी, मैं जल्दी से लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि दीदी कहाँ जाएगी। दीदी ने वो गठरी उठाई और आंगन में होती हुई गेट के पास आ गई थी, ज़मीन पर रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। इससे पहले कि दीदी उस सारे सामान को आग लगा दे, मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और दीदी का हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैंने दीदी को चारपाई पर बिठाया और पानी पिलाया। दीदी चुपचाप से झुकाए बैठी थी, जैसे उनका कोई झूठ पकड़ा गया हो। मैंने उठकर एक बार फिर बाहर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। जब सुकून हो गया कि सब सो रहे हैं, तो मैंने अपनी बहन से सवाल किया जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग और दिल में घूम रहा था। मैंने अपनी दीदी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ दिनों से आपका रवैया मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ तो ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि जो भी आप मुझसे छुपा रही हो वो बात मुस्कान से जुड़ी हुई है। प्लीज़ दीदी, मुझे सब कुछ बताओ। आपकी हालत भी कुछ दिनों से अजीब हो रही है। कभी एकदम से रोने लगती हो तो कभी खामोश हो जाती हो और कभी बेहोश हो जाती हो। और अब पहले ये सब चीज़ें देखी और अब आग लगाने के लिए ले जा रही थी। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने दीदी से भी कहा कि मुझे आपका ये सब करना शक में डाल रहा है। मेरा इतना कहना था कि दीदी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने दीदी को चुप कराया। दीदी ने कहा कि मैं सोने जा रही हूँ। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, सोने का समय नहीं है, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ। हो सकता है अगर आप मुझे सब कुछ बता दें तो आपके मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाए। मेरी बात सुनकर दीदी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सब तुम्हारे दिमाग की गलत फहमी है। मगर मुझे दीदी की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई मालूम नहीं हो रही थी और मैंने अपनी बात एक बार फिर से दोहराई, लेकिन वो सच बताने से इनकार करती रही। मैंने अपनी दीदी से कहा कि शायद आप मुस्कान के सफ़ेद रंग की वजह से मुस्कान को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। आपके बाकी बच्चे ज़रा भी गलती कर देते तो आप उन्हें कितना पीटती थी। दीदी, इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? क्या आप और बच्चों से प्यार नहीं करती थी? क्या आपका प्यार सिर्फ उसी के लिए था? आप कैसी माँ हैं दीदी? अपने ही बच्चों में फ़र्क करती थी। चाहे बच्चे काले हों या गोरे, माँ बाप के लिए वो बराबर की मोहब्बत के हकदार होते हैं। आपने अपने सब बच्चों को बराबर का प्यार नहीं दिया है, उनके साथ भेदभाव किया है। मेरी बातों पर दीदी की आंखें भर आई थी और फिर धीरे धीरे मेरी दीदी ने मेरे सामने सच के पर्दे खोलना शुरू किया, जो आज तक सबसे छुपी हुई थी। जैसे जैसे दीदी राज के पर्दे उठा रही थी, वैसे वैसे मेरा मुंह खुलता जा रहा था। दीदी ने बताया कि 18 साल पहले मैं उम्मीद से थी और उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली काम करते थे। मालकिन के घर पर भी औलाद होने वाली थी। उनका पहला बेटा उस वक्त 4 साल का था, जिसका नाम प्रदीप था। मुझे याद है एक बार प्रदीप ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक छोटी सी बहन चाहिए। छोटे से बच्चे का अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे भी उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था। लेकिन मालकिन यह सुनकर रोने लगी थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या बड़े लोगों को भी अपनी बेटियों के नसीब से डर लगता है? बड़े लोगों को भी बेटी नहीं चाहिए होती, उन्हें भी बस बेटे ही चाहिए। बेटा बेटी में तो फ़र्क शायद गरीब लोग करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी के लिए उनके पास ढेर सारा दहेज नहीं होता। आखिर बड़े लोगों को बेटा और बेटी से क्या मतलब? वो तो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से ढेर सारा दहेज देकर कर सकते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया और फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकिन ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। हर तरफ से मुबारकबाद का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मालकिन और मालिक के चेहरे पर मुझे परेशानी के साए दिखाई दे रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों इतना दुखी हैं। हम लोग गरीब हैं, फिर भी बेटी की पैदाइश पर खुश हैं। यह लोग तो इतने धन दौलत वाले हैं और उनके घर ये पहली बेटी है, फिर भी ये दुखी क्यों हैं? मैंने सोचा कि मैं मालकिन से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी और मैं
सो गई। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं डर गई थी, मगर फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाते हुए वहाँ चली गई। मैं यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। मेरी बेटी ने भी इसी घर में जन्म लिया था, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में जाना नहीं हुआ था। आज पहली बार मालकिन के कमरे में कदम रखा तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। ऐसी शान शौकत तो राजा महाराजाओं के घरों में होती होंगी, जैसी मालकिन के कमरे में थी। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर रखे जेवरातों पर पड़ी। वो सब देखकर हैरान हो गई थी, साथ ही साथ डर भी रही थी। अभी भी मेरी नज़र सोने के ढेर पर ही थी, साथ ही साथ मुझे डर भी लग रहा था। ये सब देख कर कि मालकिन ने ये सब जेवरात बाहर क्यों निकाले हैं? कहीं इसमें से कुछ चोरी तो नहीं हो गया जिसका इल्ज़ाम मुझ पर आ गया हो? फिर भी मेरी आंखें अभी सोने के ढेर पर ही थी, जिसकी रोशनी से मेरी आंखें जगमगा गई थी। मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने को कहा। मैं अपनी मालकिन की हवेली में नौकरानी थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मालकिन ने मुझे कंधों से उठाया और बिस्तर पर बिठा लिया और कहा, सावित्री, तुम मुझे अपनी बेटी को मेरी गोद में डाल दो। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरी तरफ से कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। मेरी पकड़ अचानक मेरी गोद में चिपकी हुई मेरी बच्ची पर मजबूत हो गई थी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह मेरे सीने से चिपकी अंगूठा चूसने में मगन थी। मैंने कहा कि मालकिन, आपकी तो खुद एक बच्ची है, फिर मेरी ये काली गलूटी बच्ची कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी बात सुनकर मालकिन फूट फूट कर रोने लगी, मानो जैसे मैंने उनकी दुखती रत पर हाथ रख दिया हो। रोते रोते कहने लगी, सावित्री, मजबूरियाँ किसी इंसान को नहीं देखती। मजबूरियाँ नहीं देखती कि बेटियाँ कैसे पाली जाती हैं। मुझे मालकिन की आंखों में डर नजर आया था। मेरी हैरत की हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मालकिन फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी, सावित्री, मुझे मेरी बेटी लेकर अपनी बेटी मुझे दे दो। मालकिन मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहती, मालकिन ने मेरे कदमों में बैठकर मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर मुझसे भीख मांगने लगी कि प्लीज़ सावित्री, अपनी बेटी मुझे दे दो। इतने बड़े महल की मालकिन मेरे पैरों में बैठी हुई थी। ये सोच कर ही मेरे पैर कांपने लगे। मैंने जल्दी से मालकिन को उठाया, फिर बेड पर बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को कैसे दिलासा दूं। मालकिन थोड़ी शांत हुई तो फिर कहने लगी, सावित्री, मैं तुम्हारी बेटी की शादी किसी जागीरदार घराने में करूंगी कि सब लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं तुम्हारे बेटों को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजूंगी। तुम चाहो तो मेरे सारे जेवरात अपने पास रख लो, बस अपनी बेटी से मेरी बेटी बदल लो। एक बार फिर से मेरी मालकिन की तीर वहीं आकर टूटी थी। मैंने फिर से मालकिन से पूछा, मालकिन, आखिर कोई तो वजह होगी, आप अपनी इतनी सुंदर बेटी को मेरी काली काली बेटी से क्यों बदलना चाहती हैं? और फिर बिना किसी वजह के मेरा पति तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? फिर मालकिन ने बताना शुरू किया। उनकी आंखों में दर्द उतर आया था। मालकिन ने बताना शुरू किया, कभी माँ बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, और ऐसे ही मेरी बच्ची अपने बाप के एक ऐसे जुर्म की भेंट चढ़ने वाली है जो उसके बाप ने अनजाने में किया था। मालकिन ने बताया कि उस रात मालिक एक शादी के फंक्शन से वापस घर लौट रहे थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। इतना अंधेरा था कि कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी पता नहीं एक लड़की अचानक से कैसे हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वो चौधरियों की बेटी थी। देखते ही देखते वो लड़की वहीं मर गई। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही ऐसे किसी अप्सरा का गुमान होता था। चौधरी ने सुबह हमें पंचायत में बुलाया। पंचायत बैठाई गई। पूरा गांव पंचायत में जमा था। चौधरी अपनी बेटी के खूनी को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और भला माफ़ कर भी कैसे सकता था। काफ़ी मिन्नतों के बाद ये पहली बेटी उनके ख़ानदान में थी। पूरे ख़ानदान की आंखों का तारा थी, लेकिन जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। लेकिन ये भी सच था कि जो कुछ भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ था। और फिर पंचायत ने एक अजीब सा फैसला सुना दिया। पंचायत का फैसला था कि इस परिवार में जब भी कभी बेटी का जन्म होगा और वो बेटी जब 18 साल की होगी तो उस बेटी को चौधरी को दे दिया जाएगा। चौधरी उस बेटी के साथ अपने किसी भी लड़के की शादी करके उसे अपने घर ले जाएगा। आगे चौधरी की मर्जी होगी, उसे अपनी बहू बनाकर रखना चाहे, घर की नौकरानी बनाकर रखे, या फिर अपनी बेटी की मौत का बदला ले। लेकिन शर्त ये थी कि बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए।
जैसे कि चौधरी की बेटी थी। और सावित्री, जैसे कि तुम देख रही हो, हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगा कि मालकिन ने अपनी बेटी मेरे सामने रख दी है। मैंने एक नज़र मालकिन की बेटी को देखा तो वो वाकई खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। मैं समझ गई थी कि मालकिन अपनी बेटी क्यों बदलना चाहती है। मेरी बेटी का रंग सांवला था और नाक नक्श भी आम से थे। मैं सोच में पड़ गई कि एक फैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरे बेटों का फ्यूचर बन सकता है। मेरी बेटी की ज़िंदगी संवर सकती है। मुझे बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे ऐशो आराम मिल सकता है जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश किया करती थी। लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे कैसे किसी को सौंप देती। बच्चा काला हो या गोरा, अपने माँ बाप की जान होता है। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने बच्चा बदलने की अनुमति अपनी मालकिन को दे दी। मेरी बात सुनकर मालकिन का चेहरा खुशी से ऐसे खिल उठा मानो उन्हें दुनिया जहान का खजाना मिल गया हो। मालकिन ने झट से मेरी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दिया। मेरी बच्ची को गोद में उठाते ही मालकिन ने मेरी बच्ची को बेतहाशा प्यार किया था, जबकि मैं तो उस गोरी चिट्टी खूबसूरत कांच की गुड़िया को प्यार करते हुए भी डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्यार करने से कहीं वो मैली ना हो जाए। मालकिन ने अपनी बेटी मेरी गोद में देने से साथ साथ मेरी झोली जेवरातों से भर दी थी और हिचकिचाते हुए आवाज़ में मुझसे कहा था कि सावित्री, तुम रोज़ अपनी बेटी से मिलने आ सकती हो। मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर ज़रूर आना। इस तरह से हम दोनों अपनी अपनी बेटियों से मिल सकेंगे। लेकिन हम इन बच्चियों को नहीं बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, उनकी शादियां हो जाएंगी, तब इनको सच्चाई बताएंगे। और मालकिन की इस बात से मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारे जीजा को भी मना लिया था। पहले तो वह नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर मान गए। इस तरह एक नाजुक सी शहजादी हमारे घर में पलने लगी और मेरी बेटी महलों की रानी बनकर रहने लगी थी। मैं महल में कभी कभी अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी तो साथ में मुस्कान को भी ले जाया करती थी। मुस्कान मालकिन के बड़े बेटे प्रदीप के साथ खूब खेलती थी। दोनों में मोहब्बत तो होनी ही थी, आखिर दोनों आपस में भाई बहन हैं। उनका रिश्ता है तो एक दूसरे से मोहब्बत होना आम बात है। हवेली से वापसी पर मैं अपनी वाली बेटी यानी कि रोशनी के कुछ कपड़े और खिलौने ले आया करती थी और उन्हें अपनी बेटी की याद की निशानी के तौर पर रख दिया करती थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच कर ले आई थी। जब अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आती है तो उन खिलौनों और तस्वीरों को देख लिया करती थी। मैंने मुस्कान को भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था, बल्कि उससे बढ़कर ही पाला था। मुस्कान को कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। उसे सगी माँ की तरह प्यार करती थी और मालकिन ने रोशनी को बिल्कुल सगी माँ का प्यार दिया था। दोनों बच्चियाँ अपने अपने परिवार में खुश थीं और फिर बच्चियाँ धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब मुस्कान और रोशनी 18 साल की हो गई, कुछ ऐसा हुआ था जैसे पंचायत ने फैसला सुनाया था कि रोशनी को देखने चौधरी वाले आएंगे। लेकिन रोशनी को देखते ही उन लोगों ने रोशनी को साथ ले जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि फैसला तो ये हुआ था कि कोई बहुत खूबसूरत सुंदर बेटी ही चौधरी के साथ जाएगी, कोई काली और मामूली नए नक्श की नहीं। मालिक और मालकिन ने उन लोगों को पैसों के लिए ऑफर किया, अगर आप बेटी नहीं ले जा रहे तो हमारी तरफ से सौगात में कुछ जेवरात और पैसे ले जाएं। लेकिन उन लोगों ने पैसे और जेवरात लेने से मना कर दिया। मैं भी बहुत हैरान थी कि भला इन लोगों ने जेवरात और पैसे लेने से मना क्यों कर दिया। इस बात का जवाब मुझे अगले ही दिन मिल गया था। मालकिन की चीख सुनकर मैं अंदर कमरे में भागी थी तो मेरी भी चीख निकल गई, क्योंकि रोशनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उन लोगों ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। उन्होंने बेटी के बदले बेटी ले ली थी। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी तो हमारी बेटी भी हमारे पास नहीं रहने दी। मालकिन चीखें मार मार कर रो रही थी। आखिर उन्होंने भी रोशनी को माँ बनकर पाला था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और हम रोशनी के गम से उभर आए, लेकिन हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मुस्कान ने कहा कि वो मालकिन के बेटे प्रदीप से शादी करना चाहती है। उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने और तुम्हारे जीजा जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। हम अभी मुस्कान की सच्चाई उजागर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी रोशनी वाले मामले को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। अगर चौधरियों को मुस्कान की सच्चाई पता चल जाती तो वो हो सकता है उसे भी अपने साथ उठा कर ले जाते। मैंने तुम्हारे जीजा जी ने पूरा जोर लगा दिया मुस्कान को समझाने में
कि वो दोनों आपस में भाई बहन हैं, आपस में शादी कैसे कर सकते थे। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। हमारे समझाने पर मुस्कान नहीं मानी और एक दिन घर से भाग गई। पहले मुझे नहीं पता था कि मुस्कान प्रदीप के साथ भागी है, लेकिन जब उसके पति को देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुस्कान ने अनर्थ कर दिया था जिसे मैं बचाना चाहती थी। दीदी मुझे सारी सच्चाई बताकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे दीदी पर दया आ गई। दीदी ने कितने दुख अकेले ही झेले हैं। उसके बाद लोगों की बातें भी सुनी। ये सच था कि मालकिन ने अपना वादा पूरा किया था। दीदी के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था और आगे भी पढ़ाने का पूरा इरादा रखते थे। अब जब प्रदीप और मुस्कान ने शादी कर ली थी, इस बात को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने दीदी को समझाया कि आप सारी सच्चाई अपनी मालकिन से कह दें। दीदी ने मेरी बात मान ली और अगली सुबह हम मालकिन की हवेली में पहुंच गए। वो लोग उस समय नाश्ता कर रहे थे। दीदी का सिर इस बार झुका हुआ नहीं था। वो आराम से सर उठाकर मालकिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहा, मालकिन, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आई हूँ और वो ये है कि मुस्कान ने प्रदीप के साथ शादी कर ली है। जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते हैं। मुझे लगा ये बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं सुबह सुबह चली आई। दीदी की बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दीदी को बहुत हैरत हुई। इतनी बड़ी बात सुनकर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मालकिन बोली, मुझे पता है सावित्री कि मुस्कान और प्रदीप ने शादी कर ली है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताती हूँ। प्रदीप मेरा अपना बेटा नहीं है, वो तुम्हारे मालिक के दोस्त का बेटा है। तुम्हारे मालिक के दोस्त और उनकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दोनों पति पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, लेकिन प्रदीप बच गया था। उसी समय से तुम्हारे मालिक ने प्रदीप को अपना बेटा मान लिया। मैं भी प्रदीप से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपने बेटे की तरह ही रखती थी और मुझे पता है कि मुस्कान और प्रदीप ने शादी कर ली है। मैं खुशी खुशी शादी को स्वीकार भी कर लिया है। मेरी बेटी हमेशा अब मेरे पास ही रहेगी। मालकिन के चेहरे पर खुशी के रंग साफ दिख रहे थे, जिन्हें बयां करना मुश्किल था। दीदी हैरत से आंखें फाड़े मालकिन को देख रही थी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। दीदी का सब कुछ छिन गया था। मालकिन ने नाश्ते की टेबल छोड़कर मेरी दीदी के पैरों को छुआ था और कहा था, सावित्री, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ है, लेकिन मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगी कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दीदी के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। चुपचाप बिना कुछ कहे हवेली से बाहर आ गई थी। आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देखते हुए दीदी के मुंह से एक ही बात निकली थी, मेरे लालच की वजह से भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी है। लेकिन मुझे लगता है आज फिर से इतिहास दोहराया गया था। गरीबों के हिस्से में जलन, बदनामी, अकेलापन और दर्द आया था। अमीर तो इस बार भी जीत गए थे। मेरी दीदी ने अपनी बेटी खो दी थी। पूरे गांव की बातें सुनी, बदनामी भी उठाई कि बेटी ने भागकर शादी कर ली। दीदी चुपचाप वहां से उठ आई थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू साफ देखे थे। मैं रास्ते भर सोचती रही कि खुशियों पर सिर्फ अमीरों का अधिकार होता है क्या? गरीबों का खुशियों पर कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी में गलत कौन था, सावित्री या फिर सावित्री की मालकिन? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।